प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर दौरे पर रहेंगे और अपने इस दौरे के दौरान वो दोपहर करीब 1:30 बजे कानपुर को मेट्रो की सौगात देंगे और इसके साथ ही पीएम मोदी 12,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। यूपी चुनाव से पहले पीएम मोदी का कानपुर दौरा काफी खास माना जा रहा है। पीएम मोदी करीब 10:15 बजे कानपुर पहुंचेंगे और दोपहर 2:30 बजे तक वहां रहेंगे। सबसे पहले सुबह करीब 11 बजे वो आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। दीक्षांत समारोह के दौरान सभी छात्रों को राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत डिजिटल डिग्री दी जाएगी। इसके बाद पीएम मोदी कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का निरीक्षण करेंगे और आईआईटी मेट्रो स्टेशन से गीता नगर तक मेट्रो की सवारी भी करेंगे। निराला नगर मैदान से पीएम मोदी मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे और वहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए भी दिखाई देंगे। कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना की पूरी लंबाई 32 किलोमीटर है और इसे 11,000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। मेट्रो के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी कानपुर में 1524 करोड़ की लागत से बने बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश के बीना रिफाइनरी से लेकर कानपुर के पनकी तक फैली 356 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन की क्षमता साल में 345 मीट्रिक टन पेट्रोल और डीजल भेजने की है। पटना की सड़कों पर जंग का मैदान बन गया। बिहार के अलग अलग जिलों से आए हजारों वार्ड सचिव बीजेपी के दफ्तर का घेराव करने पहुंच गए, जिनको काबू में करने के लिए पुलिस के पसीने छूट गए। इन वार्ड सचिवों को राज्य सरकार ने 4 साल पहले ठेके पर नियुक्त किया था, लेकिन आरोप है कि 4 साल में इन्हें तनख्वाह एक बार भी नहीं मिली। और तनख्वाह की यही लड़ाई पटना में जंग में बदल गई। दंगा काबू करने में इस्तेमाल हो रही पुलिस की गाड़ियों पर प्रदर्शनकारियों ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पथराव भी ऐसा कि पुलिस वालों ने गाड़ियों को उल्टा दौड़ाना शुरू कर दिया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखिए किस तरह से जो वार्ड सचिव हैं वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, पुलिस पीछे भागी है। इसके बाद एक दूसरी गाड़ी भीड़ के निशाने पर आ गई। कोई डंडे बरसाने लगा तो कोई पत्थर भी इतने मोटे कि सिर पर लग जाएं तो जान पर बनाए। गाड़ी चला रहा ड्राइवर हाथ जोड़ता दिखा। वो हाथ जोड़कर अपनी जान बख्शने की गुहार बेकाबू भीड़ से लगाता दिखा। जब गाड़ी सीधा चलाने की जगह नहीं दिखी तो पुलिस के जवान ने गाड़ी रिवर्स गियर में चलानी शुरू कर दी। दूसरी तरफ पुलिस के कुछ जवान भीड़ से भिड़ने के लिए डंडे लेकर आगे आ गए। तब जाकर एंटी राइट व्हीकल को यू टर्न लेने का मौका मिला। गाड़ी की हालत 5 मिनट में ही बदल गई थी। सामने का शीशा पूरी तरह टूट गया और गाड़ी के आगे फंसी एक लकड़ी को निकाला गया। किसी तरह गाड़ी का ड्राइवर खुद को बचाने में कामयाब हो गया। लेकिन ये जंग थमी नहीं, बल्कि लोगों का गुस्सा बढ़ता चला गया। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों लोगों की भीड़ पत्थर बरसाने लगी और पुलिस वाले बचकर भागते हुए दिखने लगे। और वो भी तब जब पुलिस वाले हालात काबू में समझने लगे थे। भीड़ एक साथ पुलिस की तरफ दौड़ने लगी। किसी के हाथ में पत्थर तो किसी के हाथ में डंडे दिखने लगे। एक पत्थर मुझे भी लगी है। ये देखिए किस तरह से जब वार्ड सचिव आगे बढ़े हैं तो उसके बाद फिर पुलिस पीछे भाग रही है। भीड़ का ऐसा उपद्रव कि देखने वालों की भी जान सकते में आ जाए। पुलिस वाले बस खुद को बचाने के लिए उल्टे दौड़ने लगे, लेकिन इतनी देर में पुलिस को अंदाजा हो गया था कि हालात ऐसे काबू में नहीं आने वाले। अचानक सड़क पर जमा भीड़ के बीच धुआं उठता दिखने लगा। आंसू गैस के गोले यहाँ पर दागे जा रहे हैं पुलिस की ओर से और फिर से पुलिस एक बार आगे बढ़ी है। पटना की सड़कों पर ये बड़ा बवाल आज, जहाँ पर केवल एक नहीं बल्कि एक के बाद एक कई आंसू गैस के गोले पुलिस ने भीड़ की तरफ दागे। धुएं के बीच ही पुलिस वाले भीड़ की तरफ बढ़े और भीड़ को खदेड़ने लगे। सड़क पर भीड़ छटती दिखने लगी, लेकिन हर तरफ तोड़फोड़ और बवाल के निशान भी दिखने लगे। मोटे पत्थर और ईंटों के टुकड़े फैले हुए दिखाई दिए। लेकिन भीड़ छटी नहीं, बल्कि अलग अलग टुकड़ों में आसपास की गलियों में फैल गई। पुलिस वाले इसके लिए पहले से तैयार दिखाई दिए और गलियों में ढूंढ ढूंढ कर प्रदर्शनकारियों को न केवल पकड़ा बल्कि डंडे भी चलाए। सड़कों के किनारे भी लोगों को सबक सिखाने में कसर नहीं छोड़ी गई। पुलिस वालों के हाथ जो भी आया वो बचा नहीं। पटना में पुलिस के इस एक्शन की शुरुआत तब हुई जब हजारों की भीड़ बीजेपी दफ्तर का घेराव करने पहुंच गई। लोगों ने आरोप लगाया कि 4 साल से उन्हें तनख्वाह नहीं मिली और अब उनकी जगह किसी और को भर्ती किया जा रहा है। हम लोगों की पेट में वो लात मारे हैं, 1 रुपया नहीं दिया है। हम लोग भूखे पेट कोरोना काल में काम किए हैं। इन लोगों को पहले पुलिस वालों ने समझाया और जब बात नहीं बनी तो पानी की बौछार शुरू कर दी। पटना में बीजेपी ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर रहे वार्ड सचिवों के ऊपर अभी यहाँ पर पानी के बौछार का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन पानी की बौछार से भीड़ का गुस्सा और बढ़ गया। लोगों ने गाड़ियों पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिसके बाद बवाल बढ़ता चला गया।
उत्तर प्रदेश के कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पीयूष जैन पर 31 करोड़ 50 लाख रुपए की टैक्स चोरी का आरोप है और उस पर जीएसटी की धारा 132A लगाई गई। 22 दिसंबर को कानपुर में पीयूष जैन के ठिकानों पर अहमदाबाद से आई डीजीजीआई और इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा था। छापेमारी में अभी तक 250 करोड़ से ज्यादा कैश और 100 करोड़ के गहने बरामद किए जा चुके हैं और अभी भी पैसों के मिलने का सिलसिला जारी है, जिसकी गिनती की जा रही है। कानपुर में उसके घर पर छापेमारी के बाद कन्नौज में उसकी एक फैक्ट्री पर भी छापा मारा गया, जहां एक तहखाने से 17 करोड़ कैश, 25 किलो सोना और 6 करोड़ रुपए का 600 किलो चंदन का तेल बरामद हुआ। खबर है कि जो सोना बरामद हुआ उस पर विदेशी मोहर लगी है, जिसकी जांच जारी है। इसके अलावा कई प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए गए, जिनकी जांच की जा रही है। 26 दिसंबर को पीयूष जैन को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। खबर है कि पीयूष जैन से पूछताछ में अधिकारियों को कई अहम सबूत हाथ लगे। डीजीजीआई ने दावा किया कि पूछताछ में पीयूष जैन ने यह माना कि उसके घर से जो नकदी बरामद हुई वो जीएसटी के भुगतान के बिना माल की बिक्री से जुड़ी है। 22 दिसंबर को जिस वक्त पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू की गई थी, उस वक्त वो अपने पिता के इलाज के सिलसिले में दिल्ली में मौजूद था। हालांकि जांच टीम के बुलाने पर पीयूष जैन को कानपुर लौटना पड़ा था। इकतीस करोड़ 50 लाख रुपए का इनके ऊपर टैक्स इवेजन का भी केस बना है और माननीय न्यायालय ने इस समय उनको 14 दिन की जुडिशियल रिमांड के लिए भेज दिया है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और लेटेस्ट जानकारी है कि कन्नौज में इनके यहाँ से कुछ अभी गोल्ड बार्स भी बरामद हुए हैं। इत्र कारोबारी पीयूष जैन इनकम चोरी, टैक्स चोरी के मामले में सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। साथ ही साथ कोर्ट ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है, लेकिन वकील संजय मालवीय ने पीयूष जैन की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए। पुलिस ने जो पुलिस कस्टडी रिमांड में अभी तक हमारे क्लाइंट थे, उनको जुडिशियल कस्टडी रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया और कोर्ट से कहा कि इनको जुडिशियल कस्टडी में हमें दिया जाए। हमने उसका ऑब्जेक्शन किया लीगल पॉइंट्स पे कि साहब इस समय आपने चूँकि 20 तारीख से आप इन्वेस्टिगेशन जारी रखे हैं और हमारे अभियुक्त को, हमारे क्लाइंट को अंडर कस्टडी आप किए हुए हैं, ये लीगल नहीं है। कायदे से आपको चाहिए था कि जिस समय गिरफ्तारी आप दिखाते हैं आपको 24 आवर कोर्ट में पेश करना चाहिए। आप गिरफ्तारी दिखा रहे हैं 26 तारीख की, रखे 20 तारीख से, तो इन लीगल आप तरीके से काम कर रहे हैं, चीज़ें आपने कलेक्ट कर रहे हैं अपने मनमाफिक तरीके से और हमारा क्लाइंट इसमें पूरी तरीके से ये कह सकते हैं उसके खिलाफ एविडेंस अभी कुछ है नहीं। सिर्फ 500 करोड़, 350 करोड़, 400 करोड़ इतना पैसा निकाला। सर ये आरोप है, आरोप तो तमाम लगते हैं। अब मैं पेपर्स देखूं इन्होंने किस एविडेंस पे क्या पुख्ता प्रमाण है, मैं उसके बिना पे कोई जवाब इस संबंध में नहीं दे सकता। फिलहाल अब उनको क्या जेल भेज दिया गया 14 दिन? आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम उनके पेपर्स की स्टडी करेंगे, सारी कॉपीज लेकर के, और फिर बेल पे जाएंगे हम लोग उसको तैयारी करके। इत्र कारोबारी पीयूष जैन टैक्स चोरी के आरोप में सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। कई जांच एजेंसीज इस धन कुबेर की संपत्तियों की जांच में जुटी है। खबर यह भी है कि इस मामले में ईडी ने भी अपनी जांच शुरू कर दी। पीयूष जैन के ठिकानों से करोड़ों का कैश बरामद हुआ, अभी भी नोटों की गिनती जारी है। ऐसे में ईडी पीयूष के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर सकती है। यह बात सामने आई कि ईडी पीयूष जैन और उसके रिश्तेदारों के बैंक अकाउंट्स खंगाल रही है, ताकि करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी और पैसों के पूरे लेन देन के बारे में सारी जानकारी जुटाई जा सके। कन्नौज के इत्र व्यापारी पीयूष जैन की आड़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर जोरदार हमला बोला। प्रयागराज में उन्होंने कहा कि यह पैसा गरीबों का पैसा है। समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस के नेता जनता को लूटकर घर बनवाते थे, वही पैसा आज दीवारों से निकल रहा है। आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिनों से लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए एक व्यक्ति ने जो कहता था, कभी समाजवादी इत्र की बात करता था, तब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था ये समाजवादी इत्र नहीं, समाजवादी बदबू है। जो लोग 5 साल पहले सत्ता से बाहर जनता के द्वारा कर दिए गए हैं, आज भी उनकी दीवारों से सैकड़ों करोड़ रुपए के नोट निकल रहे हैं। पहले पैसा आज 43 लाख गरीबों के मकान बन रहे, पहले पैसा कहां चला जाता था? ये गरीब का पैसा ही है जो सपा, बसपा और कांग्रेस के नेता लूट करके अपने घरों को बनाते थे। आज वही पैसा दीवारों से कैसे निकल रहा आप देख रहे होंगे, कमरे के कमरे नोटों से भरे पड़े। अब आपकी भी समझ में आ रहा होगा कि बबुआ
नोटबंदी का विरोध क्यों करता था। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों से करोड़ों रुपए जब्त होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, आज पैसा दीवारों से निकल रहा है, कमरे नोटों से भरे पड़े हैं। अब जनता को समझ आ रहा होगा कि बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करता था। सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। अब ये स्पष्ट हो गया है ये कौन सा समाजवाद है। ये वो समाजवाद है जो परिवारवाद से शुरू होकर परिवारवाद में खत्म होता है और जनता की गाढ़ी कमाई का खून चूस करके इत्र बनाई जाती है और वो इत्र बनाकर फिर सत्ता लाने के लिए उपयोग में की जाती है। आज इनकी दीवारों में वो खून सड़ रहा है, जहां से भी खुरच रहे हैं वहीं से नोट बरस रहे हैं सब समाजवादियों इत्र के। हालांकि अखिलेश यादव ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में यह दावा किया कि कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर आयकर विभाग का छापा पड़ा, उससे समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं। पीयूष जैन का समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है। मुझे खुशी है कई चैनल उसके गांव, घर और मोहल्ले तक पहुंचे, उन्होंने पूरा दिखाया कि समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने बड़ा उलटफेर किया और चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीती। ये पहला मौका है जब आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ नगर निगम का चुनाव लड़ा और पहली ही बार में उसने चंडीगढ़ में जीत के झंडे गाड़ दिए। उसने दोनों बड़ी पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस को पछाड़ दिया और नगर निगम की 35 में 14 सीटें जीतकर नंबर 1 पर रही, जिसकी खुशी चंडीगढ़ से दिल्ली तक मनाई गई। जीत की खबर आते ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर ढोल बजने लगे और मिठाई के डब्बे खुल गए। पार्टी कार्यकर्ता पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले चंडीगढ़ फतेह की अहमियत समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मनीष सिसोदिया ने तो ये इशारा भी कर दिया कि चंडीगढ़ की जीत पंजाब चुनाव का ट्रेलर है। विधानसभा चुनाव में तो पंजाब के लोगों का मन वैसे ही बना हुआ है कि अब एक बार मौका केजरीवाल जी को देना है। चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव के लिए 24 दिसंबर को वोटिंग हुई थी और लोगों ने 200 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला किया था, लेकिन जब नतीजे आए तो आम आदमी पार्टी ने सभी को चौंका दिया और पूरी बाजी ही पलट दी। इन नतीजों ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश तो भरा ही, उन्हें भावुक भी कर दिया। रिजल्ट के बाद उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया, मुंह मीठा कराया और जमकर नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतकर सभी को हैरान तो किया ही, उसके प्रत्याशी दमनप्रीत सिंह ने मेयर और बीजेपी उम्मीदवार रविकांत शर्मा को भी मात दे दी। मेयर साहब ने हमारे वार्ड में विकास के कार्य किए होते तो शायद आज वो जीत रहे होते, बट उन्होंने कोई काम नहीं करा। चंडीगढ़ नगर निगम के 2016 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला था, लेकिन इस बार सियासी समीकरण बिल्कुल अलग थे और बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल और बीएसपी के गठबंधन में चौतरफा मुकाबला रहा और नतीजे आने के बाद आम आदमी पार्टी ने 35 वार्ड में 14 और बीजेपी ने 12 सीटें जीती, जबकि पंजाब की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। उसके खाते में 8 और अकाली दल के खाते में केवल 1 सीट आई। 2016 के चुनाव में बीजेपी सबसे आगे थी। पिछली बार 26 वार्ड पर चुनाव हुए थे और बीजेपी को 20 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस को इस बार से आधी सीटें मिली, यानी उसे सिर्फ 4 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि अकाली दल को 1 सीट मिली थी। लेकिन इस बार सियासी कहानी उल्टी है, न कांग्रेस और न ही बीजेपी बल्कि आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। पर इन सबके बीच मेयर के पद पर पेच फंसता दिख रहा है, क्योंकि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। मेयर बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 19 वोटों की जरूरत है, जो फिलहाल किसी के पास नहीं है। सियासी गणित के हिसाब से बीजेपी को एक बात का फायदा मिल सकता है और वो है चंडीगढ़ में बीजेपी का सांसद होना, क्योंकि मेयर के चुनाव में 1 वोट स्थानीय सांसद का भी होता है। मतलब यह कि अगर बीजेपी को चंडीगढ़ में अपना मेयर बनाना है तो उसे 18 वोट चाहिए, जबकि निगम में अपना मेयर बनाने के लिए आम आदमी पार्टी को 19 वोट जुटाने की जरूरत है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से एक डराने वाली तस्वीर सामने आई। वहां मेट्रोपोलियम इलाके में एक ट्रक ने यात्रियों से भरी एक बस को टक्कर मार दी, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक बस और ट्रक एक दूसरे के बगल से गुजरते दिखाई दिए। बस के आगे बढ़ते ही वहां एक दूसरा ट्रक भी नजर आया, जिसने बाईं तरफ मुड़ने की जल्दबाजी में रफ्तार बढ़ाई
और सीधे जाकर बस में घुस गया। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस वहीं पलट गई। जैसे ही यह हादसा हुआ, वहां मौजूद लोग मदद के लिए दौड़े, जिन्होंने बस का कांच तोड़कर लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। बताया गया कि बस में उस वक्त कई यात्री मौजूद थे जिन्हें काफी चोटें आईं। रूस यूक्रेन विवाद में नेटो ने रूस को 12 जनवरी को बातचीत करने का प्रस्ताव भेजा। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो प्रस्ताव पर विचार कर रहा है और जल्द इस पर फैसला लेगा। असल में रूस के लगभग 1 लाख सैनिक पड़ोसी यूक्रेन से लगने वाली सीमा पर तैनात हैं। इसलिए यूक्रेन और अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को डर है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। वहीं रूस का कहना है कि इस फसाद को हवा देने के लिए अमेरिका और नेटो जिम्मेदार है। उसका आरोप है कि यूक्रेन और नेटो की बढ़ती नजदीकियों की वजह से बात बिगड़ी, बल्कि वो यहां तक कह चुका है कि वो अमेरिका के आक्रामक रवैये का जवाब देने से भी नहीं चूकेगा। मामले को सुलझाने के लिए पिछले हफ्ते रूस ने अपनी सुरक्षा से जुड़ी मांगों की एक लिस्ट उसने बनाई, जिस पर बातचीत की गई। उम्मीद जताई थी कि अब नाटो ने उन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए रूस को प्रस्ताव भेजा है। रूस चाहता है कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा ना बने और साथ ही नेटो पूर्वी यूरोप और यूक्रेन में अपनी गतिविधियां बंद कर दे। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले रेजिडेंट डॉक्टरों के प्रदर्शन पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। मेडिकल कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए होने वाली नीट पीजी काउंसलिंग जल्द कराने की मांग को लेकर ये डॉक्टर पिछले कई दिनों से हड़ताल पर हैं। और अपनी आवाज बुलंद करने के लिए हड़ताली डॉक्टरों ने दिल्ली में आईटीओ के पास जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल डॉक्टरों की पुलिस से झड़प भी हुई। डॉक्टरों ने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। वहीं प्रदर्शन करने वालों ने पुलिस पर महिला डॉक्टरों के साथ बदसलूकी का आरोप लगाया। हालांकि हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों को हिरासत में ले लिया और बसों में भरकर वहां से ले गई। मारा भी है, पीटा भी है, लातों से, घुसों से, और डिटेन करके यहाँ पे हमारे फोड़ा के और सारे डॉक्टरों को भी लेके गए हैं। रेजिडेंट डॉक्टरों ने दावा किया कि काउंसलिंग में देरी की वजह से पीजी फर्स्ट ईयर के छात्रों का नामांकन नहीं हो पा रहा और इसी वजह से वो रोजाना 18 घंटे से ज्यादा काम करने को मजबूर हैं। सांप से काटे जाने के बाद अस्पताल से इलाज करवाकर लौटे सलमान खान ने पनवेल फार्म हाउस में अपना 56वां जन्मदिन मनाया। 2 दिन पहले इसी फार्म हाउस पर एक सांप ने उन्हें डस लिया था और उनके ठीक होने की खबर मिलते ही कुछ लोग सलमान के बांद्रा वाले घर पर जन्मदिन का जश्न मनाने पहुंच गए। इन लोगों ने वहां सलमान के नाम का केक काटा, लेकिन सलमान खान ने बांद्रा में नहीं बल्कि पनवेल फार्म हाउस में अपना जन्मदिन मनाया और पार्टी के बाद बाहर आकर लोगों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। इस दौरान सलमान सांप से काटे जाने का जिक्र करना भी नहीं भूले। टाइगर भी जिंदा है, सांप भी जिंदा है। पनवेल फार्म हाउस में सलमान के जन्मदिन की पार्टी में हिंदी फिल्म जगत से जुड़ी कई हस्तियां भी पहुंची। ब्राजील के उत्तर पूर्वी राज्य बाया से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक शहर टापू में तब्दील हो गया और इसके पीछे की वजह थी 2 डैम का अचानक फूटना। इसके बाद तो तबाही की ऐसी भयानक तस्वीरें सामने आई जिसने सभी की सांसें रोक दी। समंदर की तरह पानी में बहते पानी ने पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लिया। हर तरफ बरसाती पानी जबरदस्त उफान मारता दिखाई दिया। इसने कुछ घरों को डुबो दिया तो कुछ के अंदर तक दस्तक दे दी। वहां फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें नाव की मदद से लोगों को निकालने के लिए कई टीमें जुटी नजर आईं। कुछ लोग तो अपनी जान बचाने के लिए तैरते नजर आए, तो वहीं हालातों का जायजा लेने के लिए हेलीकॉप्टर को भी मौके पर तैनात किया गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने सीआरपीएफ के एक बंकर पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। खबर है कि हमलावर आतंकी एक कार में आए और हमला करने के बाद मौके से भाग निकले। जिसकी सूचना मिलते ही सुरक्षा बल ने इस पूरे इलाके को घेर लिया और फरार आतंकियों की तलाश तेज कर दी। साथ ही कुछ देर के लिए उस इलाके की एक सड़क पर ट्रैफिक को भी रोक दिया गया। बताया गया कि कार से आए आतंकियों ने पहले सीआरपीएफ के बंकर पर फायरिंग की और फिर ग्रेनेड फेंककर भाग निकले, जिनको पकड़ने के मकसद से हथियारों से लैस जवान कुछ बख्तरबंद गाड़ियों में सवार होकर वहां पहुंचे। इसके बाद जवानों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया और वहां से गुजरने वाली गाड़ियों की भी तलाशी ली। दिल्ली के मंगोलपुरी से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां जूता बनाने वाली एक 3 मंजिला फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ, जिसने कुछ ही देर में फैक्ट्री के निचले हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में धधकती फैक्ट्री के अंदर से एक कर्मचारी अपनी जान बचाते हुए बाहर निकलता दिखा। आग कितनी भयंकर थी इसका अंदाजा वहां से उठ रहे धुएं के गुबार को देखकर ही लगाया जा सकता था। इस हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल की 20 से ज्यादा गाड़ियां वहां पहुंच गईं,
लेकिन लपटें इस तरह कहर बरपा रही थीं कि दमकल कर्मियों का फैक्ट्री के अंदर जाना मुश्किल हो गया। हालांकि फैक्ट्री के कर्मचारियों की मदद से उसमें रखी चीजों को बचाने का काम शुरू कर दिया गया और पास की दूसरी फैक्ट्रियों को भी खाली करवा लिया गया। बताया गया कि जूता बनाने के काम में इस्तेमाल होने वाला केमिकल, रबर और प्लास्टिक भी उस फैक्ट्री के अंदर रखा हुआ था, जिसकी वजह से आग तेजी से भड़की। हालांकि कुछ घंटों की मेहनत के बाद आग बुझा ली गई, लेकिन तब तक उसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। जम्मू कश्मीर के गांदरबल से डरा देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक रिहायशी इलाके के एक मकान में भयंकर आग लग गई और देखते ही देखते लपटें मकान के ऊपरी हिस्से में फैल गई। आग इतनी भीषण थी कि मकान का ऊपरी हिस्सा धधकता नजर आया, जबकि काले धुएं का गुब्बार पूरे इलाके में फैल गया। जानकारी मिलते ही दमकल विभाग के कर्मचारी वहां पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक आग बुझाई जाती। मकान का काफी हिस्सा आग की चपेट में आ चुका था। हालांकि इस मकान में रहने वाले लोग सही सलामत बच गए, लेकिन आग लगने के पीछे की वजह पता नहीं चल पाई। बीजेपी ने 3 दलों का गठबंधन बनाकर पंजाब विधानसभा चुनावों में उतरने का ऐलान कर दिया, जिसमें बीजेपी को कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस और सुखदेव ढींढसा की पार्टी शिरोमणि अकाली दल संयुक्त का साथ मिला और तीनों दलों के नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बैठक की, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में सीटों के बंटवारे पर चर्चा हुई और इस बैठक में तीनों दलों के 2-2 प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाने का फैसला किया गया, जो पंजाब में गठबंधन की तरफ से हर दल के लिए सीटों की पहचान और संख्या तय करेगी, जिसके बाद गठबंधन का साझा चुनावी घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। कौन सीट कौन सी पार्टी लड़ेगी, इसको लेकर के तीनों ही दलों के 2-2 प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाई जाएगी। 19 राज्यों में ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद भी देश के कई शहरों में लोग कोरोना नियमों की अनदेखी करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे हालात तब हैं जब गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद अलग अलग शहरों से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। गुजरात के महसाणा में बीजेपी नेता अल्पेश ठाकुर ने पदयात्रा निकाली तो सैकड़ों लोगों की भीड़ उसमें जुट गई, जिसमें कोरोना नियमों का मजाक बनता दिखाई दिया। इस भीड़ पर ड्रोन से फूलों की बारिश भी की गई। इस दौरान कई लोग आसपास के मकानों की छतों पर भी दिखाई दिए। इसी तरह की तस्वीरें वडोदरा से भी सामने आईं। वहां महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कई लोग शामिल हुए। इस दौरान हॉल में जिन सीटों पर कोरोना के खतरे की वजह से बैठने पर रोक लगाई गई थी, उन पर भी लोग बैठे नजर आए। वहीं सुरेंद्रनगर जिले में सरपंचों का एक कार्यक्रम रखा गया, लेकिन वहां भी एक साथ कई लोग दिखाई दिए। इस बीच एक और चौंकाने वाली तस्वीर बोटाद से सामने आई। वहां एक दिन पहले एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया था और जब ये मैच खत्म हुआ तब जीत का जश्न मनाने के लिए स्टेडियम में बैठे सैकड़ों दर्शक मैदान में आ गए और इसके बाद उन्होंने मैदान में ही काफी देर तक डांस किया। गुजरात के अलावा कोलकाता में भी ओमिक्रॉन के खतरे को नजरअंदाज किया गया और वहां 2 दिन पहले क्रिसमस का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर भारी भीड़ जुट गई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सामने आई तस्वीर में दिखा कि इस त्योहार के लिए एक इलाके में खास तैयारी की गई थी। वहां की इमारतों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया था, जिसे देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग वहां जुटे थे। इसी तरह देश के कई दूसरे शहरों में भी कोरोना के खतरे की अनदेखी की तस्वीरें सामने आई। यूपी के फर्रुखाबाद से डरा देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक चलती ट्रेन में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि कासगंज फर्रुखाबाद पैसेंजर ट्रेन जैसे ही हथियापुर पहुंची तो उसमें भीषण आग लग गई। जिसके बाद ड्राइवर और गार्ड ने फौरन समझदारी दिखाते हुए आग से घिरे इस डिब्बे को ट्रेन से ही काट कर अलग कर दिया और आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी, जिसने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ट्रेन के गार्ड ने बताया कि जिस डिब्बे में आग लगी उसमें कोई भी यात्री नहीं था। शुरुआती जांच के आधार पर बैटरी बॉक्स में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। स्पेन के लापाल्मा टापू पर फटे ज्वालामुखी को तकरीबन 90 दिन हो गए, लेकिन वहां का मंजर बदलने का नाम नहीं ले रहा। ज्वालामुखी से निकले लावे ने कई इलाकों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, जिससे निपटने के लिए सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। और अब वहां से आई ताजा तस्वीर उसकी राख से मची तबाही का सबूत देती दिखी। पूरे शहर पर लगी कालिक को देखने के लिए सेना को ड्रोन कैमरे की मदद लेनी पड़ी, जिसके बाद शुरू हुआ उसकी सफाई का काम। कई जवानों ने मिलकर काली राख को वहां से अलग किया, तब जाकर एक घर की सूरत दिखाई दी। इसके बाद उसे एक जगह पर इकट्ठा किया गया और फिर वहां से मशीन की मदद से हटाया गया। वहां मौजूद जवानों ने एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से इस परत की मोटाई भी नापी, जिसके बाद राख के काले पहाड़ पर चलते हुए वो लोग इससे निपटने के लिए आगे की रणनीति बनाते दिखे।
दिल्ली के पास गौतम बुद्ध नगर के कासना में बीजेपी के जन विश्वास कार्यक्रम में पार्टी के ही विधायक के खिलाफ नारे लगे, जिसके बाद कार्यक्रम में खूब बवाल हुआ। ये सारा हंगामा मंच पर हुआ और वो भी बीजेपी सांसद महेश शर्मा के सामने। पार्टी के कार्यकर्ता अपनी पार्टी के कार्यक्रम में अपनी ही पार्टी के विधायक के खिलाफ नारे लगाने लगे। ये सारा तमाशा जब हद पार करने लगा तो महेश शर्मा से रहा नहीं गया। वो आगे बढ़े और मंच पर मौजूद शख्स के हाथ से माइक छीनने लगे। महेश शर्मा ने माइक तो छीन लिया, लेकिन नारेबाजी नहीं रुकी। एक शख्स को जैसे तैसे चुप कराया गया तो दूसरे शुरू हो गए और उन्होंने बीजेपी विधायक धीरेन्द्र सिंह के खिलाफ नारे लगाने जारी रखे, जिसके बाद महेश शर्मा ने आओ दिखाना ताव और मंच पर चढ़ गए। इस बीच उनके समर्थक हंगामा करने वालों को वहां से हटाने में जुटे रहे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। नारेबाजी करने वाले कुछ ही लोग वहां से हटे। नौबत यह आ गई कि महेश शर्मा खुद हार मानकर मंच से उतरकर चले गए, जिसके बाद ऐसा लगा कि धीरेन्द्र सिंह के खिलाफ नारे लगाने वालों को मनमानी करने की छूट मिल गई हो। उन्होंने फिर से बवाल करना शुरू कर दिया, जो बीजेपी सांसद के वहां से जाने के बाद भी चलता रहा। पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट की दहशत के बीच न्यूयॉर्क में कोरोना की चपेट में आने वाले बच्चों की तादाद अचानक से काफी बढ़ गई है। न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने जो बयान जारी किया उसने हर तरफ खलबली मचा दी। बताया गया कि न्यूयॉर्क शहर में बच्चों के हॉस्पिटलाइजेशन रेट यानी उनके अस्पताल में भर्ती होने की दर में 4 गुना तक बढ़ोतरी की गई है और लगभग आधे से ज्यादा जो बच्चे हैं 5 साल से भी कम उम्र के हैं और इतनी कम उम्र के बच्चों के लिए कोरोना की वैक्सीन अभी तक बन नहीं पाई। अमेरिका के टेक्सास राज्य में भी बच्चों के तेजी से कोरोना की चपेट में आने की खबरें सामने आ रही हैं। तो वहीं एक और अहम बात सामने आई, वो ये कि ज्यादातर बच्चे वही अस्पताल में एडमिट हुए जिनके माता पिता ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। ये खबर बहुत बड़ी है और डराने वाली है, क्योंकि 2 साल पहले कोरोना के फैलने के बाद से ही पूरी दुनिया में ये देखा गया था कि बच्चे जल्द कोरोना से बीमार नहीं पड़ते और पड़ते भी हैं तो उनकी तबीयत ज्यादा नहीं बिगड़ती। लेकिन न्यूयॉर्क से आई खबर ने वहां के लोगों में दहशत फैला दी। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अमेरिका में एक दिन पहले लगभग 1500 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल उड़ानें रद्द करनी पड़ी और ऐसा भी वहां लगातार तीसरे दिन जारी रहा है। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि कई एयरपोर्ट का स्टाफ और क्रू मेंबर कोरोना से बीमार पड़ चुका है। इसलिए यह खबर काफी डराने वाली है, क्योंकि न्यूयॉर्क शहर में बच्चों के हॉस्पिटलाइजेशन रेट यानी उनकी अस्पताल में भर्ती होने की जो दर है 4 गुना तक बढ़ गई है। इससे भी ज्यादा परेशानी की खबर यह है कि इनमें लगभग आधे बच्चे जो हैं 5 साल से भी कम उम्र के हैं और इतनी कम उम्र के बच्चों के लिए कोरोना की वैक्सीन अभी तक बनी ही नहीं है। अमेरिका के टेक्सास राज्य में भी बच्चों के तेजी से कोरोना की चपेट में आने की खबरें सामने आ रही हैं। तो वहीं एक और बात जो कि बेहद अहम है वो ये कि ज्यादातर बच्चे वही अस्पताल में एडमिट हुए जिनके माता पिता ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। यह खबर बहुत बड़ी है, डराने वाली है, क्योंकि 2 साल पहले कोरोना के फैलने के बाद से ही पूरी दुनिया में यह देखा गया था कि बच्चे जल्द कोरोना से बीमार नहीं पड़ते और पड़ते भी थे तो उनकी तबीयत ज्यादा नहीं बिगड़ती। लेकिन न्यूयॉर्क से आई यह खबर वहां के लोगों में दहशत फैला रही है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अमेरिका में लगभग एक दिन पहले ही लगभग 1500 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल उड़ानों को रद्द करना पड़ा। ऐसा तीसरा दिन लगातार देखने को मिला। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कई एयरपोर्ट का स्टाफ और क्रू मेंबर कोरोना की चपेट में आने की वजह से बीमार हो चुका है। राजस्थान के अजमेर में गुर्जर समुदाय के लोगों ने नए साल पर रिलीज के लिए तैयार फिल्म पृथ्वीराज के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सम्राट पृथ्वीराज की जिंदगी पर बनी फिल्म में तथ्यों से खिलवाड़ का आरोप लगाया और विरोध जताने के लिए बड़ी संख्या में कलेक्टर के दफ्तर के बाहर पहुंच गए। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दफ्तर के अंदर जाने से रोक दिया, जिसके बाद विरोध पर उतारू लोगों ने सड़क को बंद कर दिया। गुर्जर समाज के लोगों का गुस्सा फिल्म का ट्रेलर सामने आने के बाद फूटा। फिल्म में पृथ्वीराज का रोल अक्षय कुमार निभा रहे हैं, जिसमें सम्राट के युद्ध कौशल की झलक दिखाई गई है। हिंदुस्तान का शेर आ रहा है। फिल्म पृथ्वीराज में संजय दत्त और सोनू सूद भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। अखिल भारतीय वीर गुर्जर समाज सुधार समिति नाम के संगठन से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने पृथ्वीराज चौहान के भगवान देव नारायण के वंशज होने का दावा किया और फिल्म की रिलीज से पहले गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों और इतिहासकारों को दिखाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों के एक दल ने कलेक्टर से मिलकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा और मांगे नहीं माने जाने पर प्रदर्शन तेज करने की धमकी दी। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के बाद अब चीन की नजर बांग्लादेश के सबमरीन बेस पर है।
खबर है कि चीन के 230 से ज्यादा एक्सपर्ट अगले महीने बांग्लादेश के शेख हसीना सबमरीन बेस का दौरा कर सकते हैं, जिसकी आधारशिला 2017 में रखी गई थी और उसे बनाने का काम अब भी जारी है। बताया गया कि चीनी अधिकारियों का यह दौरा 31 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच हो सकता है। खबर तो यह भी है कि बांग्लादेश के इस सबमरीन बेस को तैयार करने में चीन मदद कर रहा है, जिसके लिए दोनों देशों के बीच पिछले कुछ साल में कई अहम बैठकें भी हो चुकी हैं। यही नहीं, चीन बांग्लादेश को टैंक और लड़ाकू विमान समेत कई तरह के रक्षा उपकरण भी दे रहा है। चीन ने इसी तरह की चालाकी पाकिस्तान में भी दिखाई थी, जहां ग्वादर बंदरगाह को बनाने में मदद करने के बाद उसने उसे अपनी नौसेना के बंदरगाह के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पूरी दुनिया के साथ भारत के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। ओमिक्रॉन अब तक 20 राज्यों में फैल चुका है और देश के अंदर इसको लेकर अब तक 650 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 167 मरीज अब तक ओमिक्रॉन के सामने आए, तो वहीं दिल्ली दूसरे नंबर पर है, जहां ओमिक्रॉन के अब तक 142 मामले सामने आ चुके हैं। तो वहीं मणिपुर में भी कल ओमिक्रॉन ने दस्तक दी। इसके अलावा गुजरात में 73, तेलंगाना में 55, केरल में 57 और राजस्थान में ओमिक्रॉन के 46 मरीज सामने आ चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। दिल्ली में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान रविवार को कर लिया गया था। वहीं दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 331 नए कोरोना के केस मिले और 1 मरीज की मौत हुई। सक्रिय मरीजों की संख्या भी 1289 हो चुकी है। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की बात करें तो दिल्ली में ओमिक्रॉन के कुल मरीजों की संख्या 142 हो गई है। फिर से जी मतलब दिल्ली का माल नहीं लाएंगे, बाहर का ले आएंगे। बाहर तो चालू रहेगा ना, बंद हो जाएगा जी, अपने घरे रहेंगे। जो नुकसान ही है जी, मतलब घरे रहने में तो बच्चा के जी कुछ बैलेंस है उसमें घर में से ही खा लेंगे जी। डर है ना सर, सबसे बड़ा डर तो यही है कि काम बंद हो जाएगा। वही होगी जो पहले हो रही थी, फिर भूखे मरने लगेंगे। बहुत प्रॉब्लम आई थी सर, भूखे पैसे भी नहीं मिल रहे थे, भूखे मर रहे थे। मालिक कब तक सारा करेंगे, मालिकों के पास होगा तब तक ही तो देंगे। तो हमें दिक्कत होगा खाने पीने में, घर पर बच्चे हैं, माँ है। अच्छा, दिक्कत होगी। यहाँ अकेले रहते हो? हाँ, यहाँ अकेले। कर्फ्यू लगने से डर तो है ही, क्योंकि हम सबको काम आते हैं तो खाते हैं। गरीब हूँ, गांव से यहाँ आया हूँ कमाने के लिए। ब्रेक के बाद लौटते हैं।